हेलो एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन से ली गई है जिसका नाम है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। ये लेसन जो है क्लास 9th, क्लास 11th और साथ ही साथ जो है किसी प्रकार के जो है मेडिकल या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बायोलॉजी ग्रुप से अगर कर रहे हैं आप तो फिर ये जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार के वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी जो साइंस पोर्शन उसमें है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर को हम एमसीक्यू फॉर्म में भी देखेंगे, साथ ही साथ जो है डिटेल्स में भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझाना जो है सबसे ज़रूरी है, क्योंकि समझ लेंगे तो बहुत ही बड़ी जो है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जो आपको रेड बटन दिख रही है उसे तुरंत प्रेस कर लें और साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों तक और सभी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो या इंस्टा हो या जहाँ भी आप वीडियो सेंड कर सकते हैं, अपने कॉलेज सर्किल में ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कोशिका की परिभाषा जानते हैं। आखिर कोशिका कहते किसे हैं? व्हाट इज द सेल? यहाँ हम जानेंगे सेल किसे कहते हैं। तो कोशिका जीवधारियों एवं पादपों जंतुओं के शरीर की अनगिनत छोटे छोटे कोष्ठकों का बना होता है। यानी हम सभी का, चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, दोनों सजीव हैं और दोनों सजीवों का जो शरीर है अनगिनत छोटे छोटे कोष्ठकों का क्या होता है? बना होता है। इन कोष्ठकों को कोशिका कहते हैं। जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं इन्हीं कोशिका के क्या होती हैं? भीतर संपन्न होती है। यानी हमारी कोशिका में जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। यानी जिसे कोशिका के अंदर प्रत्येक क्रिया जो चलती है उसके कारण जो है क्या होता है? हम जीवित रहते हैं, ठीक है। अतः एक ही जो परिभाषा जो हर कोई जानता है और वो परिभाषा है कि कोशिका को जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ऐसा है कि आप जब परिभाषा आपको कोशिका की बोलनी होती है तो आप क्या बोलते हो? सजीवों के शरीर की संरचनात्मक, कार्यात्मक, है ना, या क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सर रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। यानी यहाँ से डायरेक्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से जो है कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो कोशिका के खोजकर्ता है रॉबर्ट हुक, ठीक है, ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। कोशिकाओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है ना, उसे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन के आ रहा है एमसीक्यू टाइप्स। यानी निम्नलिखित में से किस जो है विज्ञान में कोशिका का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ से आ जाता है अगली हेडिंग, कोश की सिद्धांत क्या कहती है? चलिए इसे जान लेते हैं कि सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत को दो जीव वैज्ञानिक, एक एम स्लाइडेन थे जो जर्मन वनस्पतिज्ञ थे, दूसरे थे इन्होंने सन 1838 ईस्वी में, तथा टी स्वान जो ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थे, ने सन 1838 में जो है एम स्लाइडेन जो कि जर्मन के वनस्पतिज्ञ थे, और सन 1839 ईस्वी में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक टी स्वान ने एक मत प्रस्तुत किया था, एक सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिका से मिलकर क्या होता है? बना होता है। यानी जो जीवों का शरीर है वो एक तथा अनेक कोशिका से क्या होता है? मिलकर बना होता है। कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक और मूलभूत इकाई होती है। यानी हमारे शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा प्राइमरी क्या होती है? इकाई होती है कोशिका। जिसके पश्चात एक वैज्ञानिक थे विर्चाऊ ने सन 1858 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को विस्तार से समझाया और बताया कि इसके अनुसार कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यानी ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कहने का मतलब है
कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनकी उत्पत्ति जो है पुरानी कोशिकाओं से ही होती है। ऐसा कहा जाता है कोशिकीय विभाजन में एक पुरानी कोशिका, एक मदर सेल जो डॉटर सेल में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, जिससे नए 2 डॉटर सेल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से हम इस डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो कोशिका होती है उसका निर्माण जो है एक पूर्ववर्ती कोशिका, एक नई कोशिका का निर्माण जो है एक पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ठीक है, यानी एक पुरानी कोशिका से क्या होता है, एक नई कोशिका का निर्माण। कभी कभी क्या होता है, कोशिकाएं मरने से पहले अपने जैसी 2-4 कोशिकाएं बना जाती हैं। ठीक है, कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल में चलते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका मुख्य रूप से संरचना के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। संरचना या बनावट के आधार पर जो है कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। पहली है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम पूर्व केंद्रीय कोशिका भी कहते हैं। हिंदी में इन्हें पूर्व केंद्रीय कोशिका कहते हैं, पुराना केंद्रक वाली कोशिका कहते हैं। करा कि इन सरल ये कम विकसित होती हैं, सरल आद्य प्रकार के, आद्य मतलब होता है कच्चा या फिर प्रारंभिक प्रकार की, जो ज़्यादा विकसित ना हो ना। आद्य प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता। इनमें केंद्रक बहुत स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि केंद्रक कला, केंद्रक के चारों तरफ पाई जाने वाली परत को क्या कहते हैं? केंद्रक कला। देखिए, कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली परत को कोशिका कला कहते हैं, और केंद्रक के चारों तरफ पाई जाने वाली कला को क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। क्योंकि केंद्रक कला, जो ये देखिए कोशिका है और कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, और केंद्रक के बाहर जो ये भित्ति है उसे क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? केंद्रक कला कहते हैं। तो कह रहा है कि क्योंकि केंद्रक कला का इनमें अभाव होता है, केंद्रक कला का क्या होता है? इनमें अभाव होता है, इसे पूर्व केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व केंद्रक कहते हैं। जो केंद्रक कला का इनमें अभाव होता है, केंद्रक के बाहर की जो भित्ति नहीं पाई जाती है, उसे हम जो है क्या कहते हैं? पूर्व केंद्रक कहते, पुराना केंद्रक कहते हैं। इसमें उपस्थित प्रोटीन जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए व कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते। यानी जब देखिए यहाँ पर एक कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है। अब ये कह रहे हैं कि केंद्रक कला, यानी ये वाली कला तो पाई नहीं जाती, तो चलिए इसे हटा देते हैं, और ये कला जब हट जाएगी तो जितने भी कोशिकीय पदार्थ होंगे पूरे के पूरे पूरी कोशिका में फैल जाएंगे, कोई बाउंडेशन ही नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि इसमें जो है प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में रहते हैं, मतलब पूरी कोशिका में के द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, सीधे संपर्क में, कोई बाउंडेशन नहीं होता कि वो केंद्रक के अंदर बंद हैं या केंद्रक से बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, रहते हैं। अतः ऐसे कलाविहीन केंद्रक को केंद्रक को आरंभिक केंद्रक या केंद्राभ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आरंभिक केंद्रक या केंद्राभ कहते हैं। जहाँ पर क्या होता है, कोशिकीय पदार्थ जो है, जहाँ पर कलाविहीन केंद्रक पाया जाता है उसे आरंभिक केंद्रक कहते हैं या फिर केंद्राभ कहते हैं। यानी वहाँ पर केंद्रक के बाहर कोई भित्ति नहीं होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, केंद्रक के बाहर कोई भित्ति नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं केंद्राभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जीवाणु है, जीवाणु का क्या नाम है? इकोलाई का इकोलाई तथा क्लोस्ट्रीडियम जो होता है, तथा नीले हरे शैवाल आदि में जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान डीएनए के साथ संबंधित हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। यानी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए से संबंधित हिस्टोन प्रोटीन होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ऐसी कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये तो प्रोकैरियोटिक रहा। अब चलिए यूकैरियोटिक कोशिका जान लेते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? ये कोशिकाएं जैसे प्याज की कोशिका व गाल की कोशिका, आप जब क्लास 12th में जाएंगे और बायोलॉजी जो छात्र होंगे या जो पढ़ चुके होंगे, बायोलॉजी में रहे होंगे, उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट्स किया होगा। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया होगा
कि प्याज का जो है, प्याज के जो परत होती है बाहर छिलके, यानी आप कह सकते हैं कि प्याज का जो छिलका होता है उसको, उसका एक अस्थायी स्लाइड तैयार करके उन्होंने क्या किया होगा, माइक्रोस्कोप से देखा होगा। तो उन्हें जो है किस प्रकार से, जैसे दीवार में जैसे ईंट लगे होते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से कोशिकी संरचना नज़र आई होगी। कुछ उसी प्रकार से कोशिकी संरचना नज़र आई होगी, उसे उन्होंने कोशिका कहा होगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं उन्हें ज़रूर जो है 12th में देखने को मिलेगा, यदि आपके यहाँ लैब अच्छी तरह से चलता होगा। और जो बच्चे देख चुके हैं वो, या फिर जो लोग देख चुके हैं वे जानते होंगे वो किस प्रकार से जो है प्याज के मूला की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोशिकाएं जैसे प्याज की कोशिका, गाल की कोशिका का मतलब होता है कि गाल के अंदर के जो क्या होता है त्वचा को निकाला जाता है, उसे माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, खासकर DNA वगैरह के जांच में ऐसा अधिकतर किया जाता है। आगे चलते हैं, पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक। इनमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाए जाते हैं और केंद्रक कला भी होती है। केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य केंद्रक द्रव्य भी होता है। केंद्रिका तथा क्रोमैटिन युक्त जो है पूरा विकसित केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। विकसित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तथा यह झिल्ली युक्त कोशिकांग भी रखती है। इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग भी होते हैं और इन कोशिकाओं का केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा केंद्रक द्रव्य से पृथक होता है। इन कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका से क्या होता है, पृथक होता है। इनका आनुवांशिक पदार्थ DNA तथा क्षारीय प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में होता है। यानी न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन बराबर न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में होता है। उदाहरण के लिए जो सभी प्रोटिस्ट होते हैं ना, प्रोटिस्ट का मतलब संघ प्रोटोजोआ के प्राणी, यानी एक कोशिकीय प्राणी, जैसे आप कहते हो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जीवाणु। ठीक है, इन सभी का शरीर जो है केवल और केवल एक कोशिका से बना हुआ है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। ठीक है, जो प्रोटिस्ट है या पादप है, पेड़ पौधे हैं और जंतु हैं, ये सभी जो है ये सभी और हम सभी, हमारा मनुष्य है, हम सभी जो है, हम सभी की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की क्या है, उदाहरण है। एक बात याद रखिएगा, लोग आपको कंफ्यूज करते हैं जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका। तो ये जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका जो दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती हैं ना, ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं जो है क्या होती हैं, दोनों यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। कभी कभी कुछ लोग इस आपको कंफ्यूज करने के लिए एक बात कहते हैं कि ये बताओ कि जो जंतु कोशिका होती है और जो पादप कोशिका, जंतु कोशिका यूकैरियोटिक होती है तथा आपसे कहेंगे कि पादप कोशिका क्या होती है, तो आप तुरंत बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों यूकैरियोटिक कोशिका के ही क्या है, प्रकार है। यहाँ नीचे लिखा है यूकैरियोटिक कोशिका निम्न 2 प्रकार की होती है। यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है पादप कोशिका, यानी पेड़ पौधों के शरीर की पाई जाने कोशिका को क्या कहते हैं, पादप कोशिका कहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए जो है क्या होता है, इनकी बाहरी त्वचा काफ़ी खुरदरी होती है, क्योंकि इस पर आपने एक मोटा सा पेड़ देखा होगा, तो जब उसको आप बाहर से टच करते हो तो काफ़ी खुरदरा दिखाई देता है। खुरदरा किस लिए दिखाई देता है, क्योंकि इसके बाहर जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति क्या करती है, इसे काफ़ी मजबूती प्रदान करती है, मजबूत बनाए रखती है। ठीक है, तो यहाँ इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, उपस्थित होती है। साथ ही साथ जो है इनमें भोजन पॉलीसैकेराइड मंड के रूप में क्या होता है, संचित होता है। पॉलीसैकेराइड और मंड के रूप में भोजन क्या होता है, संचित होता है। और कहा कि सेंट्रोसोम एवं लाइसोसोम्स इनमें अनुपस्थित होते हैं। कहने का तात्पर्य इनमें सेंट्रोसोम तथा लाइसोसोम्स पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, जबकि लवक जैसे हरित लवक यानी क्लोरोफिल बड़ी रिक्तिका उपस्थित होती है। रिक्तिका और लाइसोसोम्स क्या होते हैं इनमें, सॉरी लाइसोसोम्स करें, इनमें रिक्तिका और लवक यानी क्लोरोफिल बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। आइए आगे आपको लेकर चलते हैं और आगे हम बात करेंगे जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका जो कि हमारी भी कोशिका है, इसमें भी हमें कुछ समझना है। जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है,
इनमें भोजन पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है, तथा सेंट्रोसोम तथा लाइसोसोम्स दोनों पाए जाते हैं। जो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम्स लाइसोसोम्स नहीं उपस्थित हैं उसे जो है क्या कहते हैं, वो जो है जंतु कोशिका में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें माइटोकांड्रिया संख्या में अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। माइटोकांड्रिया संख्या में अपेक्षाकृत पादप कोशिका से काफ़ी अधिक होती हैं। यूग्लिना को छोड़कर शेष जीवों में लवक अनुपस्थित होता है। जो यूग्लिना है, जो एक कोशिकीय प्राणी है, उसको छोड़ करके शेष सभी जीवों में लवक जो है अनुपस्थित होता है। हाँ, एक बात और है, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, वैसे तो जनरली क्या होता है कि पेड़ पौधे ही क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है। ठीक है, और जंतु, कोई ऐसा जंतु नहीं है जो अपना भोजन क्या करता हो, स्वयं बनाता हो। कोई ऐसा जंतु नहीं है जो अपना भोजन पेड़ पौधों की भांति स्वयं बनाता हो। लेकिन एक पृथ्वी पर एक ऐसा जंतु है जो पेड़ पौधों की भांति उसके शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो वह है यूग्लिना। कौन है? यूग्लिना जो है अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में स्वयं बनाता है। ठीक है, तो यूग्लिना है जंतु और इसके शरीर में क्या पाया जाता है, इसके शरीर में पाया जाता है हरित लवक यानी क्लोरोफिल, जिसके कारण ये अपना भोजन क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में स्वयं बनाता है। तो चलिए जंतु कोशिका की बात करते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें भोजन पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। इस तरह से आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है कि किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कई 2-4 ऑप्शन दे देगा जिसमें जंतु कोशिका आपका सही रहेगा। और दूसरी चीज़ आपसे बताते हैं कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए कि एक अपना चैनल है लीगल 24 अड्डा, लीगल 24 अड्डा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अपना ही प्यारा सा चैनल है लीगल 24 अड्डा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वहां से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लीगल 24 अड्डा जो है, इसमें आपको धारा, केस, कानूनी विवाद, कानूनी जानकारियाँ, बहुत सारी जानकारियाँ क्या होंगी इस चैनल पर आपको प्रोवाइड होंगी। ठीक है, और नॉलेज इज़ द पावर, यहाँ कानून का नॉलेज आपके पास रहेगा, आप हमेशा जो है क्या रहेंगे, प्रबल रहेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लीगल 24 अड्डा को भी, ये भी अपना चैनल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे लीगल 24 अड्डा पूरा लिख के सर्च करेंगे तो भी आ जाएगा चैनल, वहाँ से भी सर्च करके आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डाउट हो तो ज़रूर आप जो है हमसे संपर्क करिए। हम आपको हर टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से, आसान तरीके से तोड़ मरोड़ कर समझाएंगे। ठीक है, बस आप जो है चैनल पर बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इनमें क्या होता है, यूग्लिना को छोड़कर, क्योंकि यूग्लिना के शरीर में क्लोरोफिल पाया जाता है, वह अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए यूग्लिना को छोड़कर शेष सभी जीवों में, जितने भी जीव हैं, लवक अनुपस्थित होते हैं। किसी में हरित लवक नहीं पाया जाता है तथा रिक्तिका छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका में क्या थी, रिक्तिका बड़ी थी। रिक्तिका बहुत छोटी या फिर क्या हो जाती है, अनुपस्थित होती है। या तो रिक्तिका बहुत छोटी होती या बहुत क्या होती है, या बहुत छोटी होती या तो अनुपस्थित हो जाती है। आगे है कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना तो देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या कहता है। सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का अध्ययन करने पर कोशिका की संरचना में मुख्य 3 भाग दिखाई पड़ते हैं। जब आप सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से किसी भी कोशिका का अध्ययन करोगे, उसमें मेनली 3 जो है क्या होते हैं, भाग स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इसमें पहला जो है, पहला प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला होती है। पहला प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला, दूसरा जो है केंद्रक होता है, और तीसरा जो है क्या होता है, जीव द्रव्य। ये 3 पार्ट जो है किसी भी कोशिका में स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं कोशिका भित्ति। सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं, जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका कला है, ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। केंद्रक और जीव द्रव्य, ये दोनों कोशिकाओं में, जंतु एवं पादप में पाई जाती है। यानी पेड़ पौधों में जब ये पाई जाती है तो इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो शब्द इस्तेमाल किया है, ये जंतु कोशिका के लिए नहीं है,
ये पादप कोशिका के लिए है। जब ये पादप कोशिका में पाया जाता है इसे कोशिका भित्ति कहते हैं, और जब ये जंतु कोशिका में आ जाता है इसे कोशिका कला कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, कोशिका भित्ति शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है, यानी सेल वॉल शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये जो शब्द है ये केवल और केवल पादप कोशिका के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका के बाहर जो परत होती है, जो सबसे बाहरी परत होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। भित्ति मतलब दीवार होती है, कोशिका की बाहरी दीवार। पादपों में कोशिका भित्ति जो होती है बाह्य, मजबूत, अजीवित, लचीली परत होती है जो प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर उपस्थित होती है। यह पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता एवं सुरक्षा प्रदान करती है। यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन जैसे घुलनशील पॉलीसैकेराइड्स द्वारा बनी होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतया पादप, कवक, जीवाणु, शैवालों में पाई जाती है। देखिए, पादप में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, कुछ जीवाणुओं में पाई जाती है और शैवालों में पाई जाती है। यहाँ मनुष्य या जीव जंतुओं की कोई बात नहीं हो रही है मेरे दोस्त, इसको याद रखिएगा। तो परंतु यह जंतु एवं प्रोटोजोआ में अनुपस्थित होती है, यानी जंतुओं में, यानी हम लोगों में और जीव जंतुओं में, और साथ ही साथ प्रोटोजोआ का मतलब एक कोशिकीय प्राणियों में क्या होती है, अनुपस्थित होती है। उसके बाद आ जाते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका कला या जीव द्रव्य कला। ये जो है जंतु कोशिका की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जंतु कोशिका की। करा कि प्रत्येक कोशिका एक बाहरी जीवित परत से घिरी होती है जो उसे बाहरी वातावरण से अलग रखती है, उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह नाम सर्वप्रथम नगेली तथा क्रेमर ने सन 1855 ईस्वी में दिया था। प्लाज्मा झिल्ली नामक नाम जो है किसने दिया था? नगेली एवं क्रेमर ने सन 1855 ईस्वी में दिया था। यह एक वर्णात्मक पारेगम्य कला है। अर्ध पारेगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में क्लास 12th में। जो नहीं पढ़ा है, क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो जान ले कि एक पतली सी पन्नी होती है जिससे होकर कुछ निश्चित पदार्थ ही जो है आर पार जा सकते हैं और सभी नहीं जा सकते। कोशिका के बाहर कुछ ही पदार्थ जा सकते हैं, सबको नहीं जाने देती कोशिका। यह एक ऐसी झिल्ली होती है। ठीक है, यह लचीली संरचनात्मक कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाती हैं? लिपोप्रोटीन बनाती हैं की बनी होती है। यह झिल्ली जो है किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन, लिपोप्रोटीन की क्या होती है? लचीली पन्नी बनी होती है। विषाणुओं को छोड़कर यानी वायरस को छोड़कर यह जंतु पादप तथा प्रोकार्योटिक एवं कवकों के कोशिका में उपस्थित होती है। यानी विषाणुओं को छोड़ दिया जाए तो यह जंतु में, पादप में और कुछ कवकों में, प्रोकैरियोट्स में उपस्थित होती हैं। बड़ी बात यह है कि जो ये प्लाज्मा झिल्ली है ये यहाँ पर क्या होती है? पाई जाती है। सिंगर तथा निकोल्सन का आपने एक मॉडल पढ़ा होगा जिसे आप तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। जैसे फर्श, जो कभी कभी आपने ऐसा भी फर्श देखा होगा घरों का जिसमें कलरफुल पत्थर लगे होते हैं, कलरफुल पत्थर लगे होते हैं, कोई सफ़ेद, काला, पीला, नीला, जो भी पत्थर लगा दिया जाता है फर्श पर, एक पैटर्न उनका बन जाता है। उस पैटर्न के बाद बीच बीच में जो है, मान लीजिए काले पत्थर या नीले पत्थर को आप देख रहे हो तो बीच बीच में जो नीले पत्थर आते हैं, सेम उसी को मोज़ेक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोज़ेक मॉडल। मंदिरों वगैरह में आप जब जाते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे काले, सफ़ेद, नीले या फिर किसी फर्श पर आप देखते होंगे तो वहाँ पे ऐसे काले, नीले, सफ़ेद जो है क्या होते हैं? पत्थर लगे होते हैं। उनमें बीच बीच में जो स्पेशल कलर का पत्थर, मान लीजिए आप किसी को स्पेशल मान सकते हो, आपकी मर्ज़ी। आप सफ़ेद को स्पेशल मान लीजिए, आप नीले कलर को स्पेशल मान लीजिए, ठीक है, या आप काले कलर को स्पेशल मान लीजिए, आप हरे कलर को स्पेशल मान लीजिए। अगर इन कलर के पत्थर लगे हुए हैं तो उनमें से हरे कलर को देखेंगे तो बीच बीच में क्या होता है? आता रहता है। ठीक है, तो ये जो मॉडल होता है इसी को मोज़ेक मॉडल कहते हैं। सेम इसी प्रकार क्या होता है, हमारी कोशिका में भी कुछ इसी प्रकार की संरचनाएं होती हैं। कहा कि सिंगर एवं निकोल्सन ने तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार झिल्ली या कला को 2 लिपिड परत की बनी होती है। बताया कि जो झिल्ली या कला है यह 2 लिपिड परत की बनी होती है। इस परत के बाहर बाह्य प्रोटीन जुड़े होते हैं तथा कुछ लिपिड की परत में धंसे होते हैं। ठीक है, इन्हें आंतर प्रोटीन भी क्या कहते हैं? कहते हैं। यानी इस परत के बाहर जो होता है
बाह्य प्रोटीन होती है तथा कुछ लिपिड जो होते क्या होते परत के अंदर धंसे हुए होते हैं, इन्हें आंतर प्रोटीन कहते हैं। कोशिका कला का प्रमुख कार्य पदार्थों के अभिगमन पर नियंत्रण करना है। कोशिका कला का प्रमुख कार्य क्या है? पदार्थों के अभिगमन में क्या करना है? नियंत्रण करना है। अब आ जाते हैं केंद्रक पर। कोशिका के केंद्रक पर आ जाते हैं, न्यूक्लियस पर आ जाते हैं। तो केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज सन 1831 ईस्वी में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी केंद्रक को, कोशिका के केंद्रक को कोशिका का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क भी कहा जाता है। कुछ कोशिकाओं में केंद्रक केवल युवा अवस्था में पाया जाता है। युवा अवस्था में क्या हो, जब कोशिकाएं विकसित होती हैं तभी उनमें केंद्रक पाया जाता है, अन्यथा नहीं। और किंतु परिपक्व कोशिकाओं में, जो विकसित कोशिका होती, मैच्योर्ड कोशिका होती है, में इसका अभाव होता है। कुछ परिपक्व कोशिकाओं में यहाँ ये पाया ही नहीं जाता है। केंद्रक आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही सभी आनुवांशिक पदार्थ, DNA, RNA, प्रोटीन, है ना, ये सब प्रोटीन मतलब आनुवांशिक प्रोटीन, साथ ही साथ जीन, गुणसूत्र आदि कोशिका के केंद्रक में ही क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है केंद्रक आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे स्तनधारियों की RBC में, स्तनधारियों की जो RBC कोशिका होती है उसमें क्या होते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे RBC जिन्हें वंशागति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। केंद्रक के मुख्य 4 भाग होते हैं। केंद्रक की जो RBC होती है उसके जो वंशागति के लिए क्या माना जाता है? उसे उत्तरदायी माना जाता है। और इसके 4 भाग होते हैं। पहला है केंद्रिका आवरण, दूसरा है केंद्रक द्रव्य, तीसरा है केंद्रिका और चौथा क्रोमैटिन जाल। ठीक है, तो चलिए समझते हैं केंद्रिका आवरण। केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने सन 1781 ईस्वी में किया था। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने सन 1781 ईस्वी में किया था। कहा कि इसमें राइबोसोमल RNA का संश्लेषण होता है, यानी इसके द्वारा जो है राइबोसोमल RNA का निर्माण होता है। रासायनिक रूप से क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल प्लस क्षारीय प्रोटीन से मिलकर क्या बनता है? न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है। ठीक है, इसको क्रोमैटिन, न्यूक्लियोप्रोटीन कुछ एंजाइम व कैल्शियम मैग्नीशियम के अकार्बनिक यौगिकों से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं। तो आइए समझते हैं गुणसूत्र किसे कहते हैं। गुणसूत्र कहा कि गुणसूत्र जो होता है, केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि एक मनुष्य के शरीर में, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। या आप इतना कह सकते हैं एक स्वस्थ मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र क्या होते हैं? पाए जाते हैं। यानी मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपका प्रश्न है। केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय लंबे धागेनुमा दिखाई देते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका विभाजन के समय लंबे धागेनुमा क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। इन्हें क्रोमैटिन कहते हैं। इन धागों को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। यानी जिन धागों से मिलकर गुणसूत्र निर्मित होते हैं ना, उन धागों को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। यह मुख्यतया DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। यानी ये जो धागे होते हैं, क्रोमैटिन धागे DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन के क्या होते हैं? बने होते हैं। DNA मुख्यतः जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है जो जीवों के आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन धागे जो होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं और ये गुणसूत्र बन जाते हैं। यानी आप एक दूसरे में क्या होते हैं? ऐसे जो है लिपट जाते हैं और लिपट के किसका निर्माण कर देते हैं? गुणसूत्र का निर्माण कर देते हैं। ये कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। यानी गुणसूत्र जो है कोशिका की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का क्या करते हैं? एक तो नियंत्रण का, दूसरा नियमन तथा ये आनुवांशिक लक्षणों को भी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जो आनुवांशिक लक्षण हैं उन्हें भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। कुछ नोट करके लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। नोट: वुडकॉक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर पाया था। जो वुडकॉक नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा तो पाया कि क्रोमैटिन में माला के गोल दानों के समान अनगिनत संरचनाएं दिखाई देती हैं। कुछ दूरी पर स्थित दिखाई देती केंद्रिकाएँ कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कुछ माले के जो दाने होते हैं उसके नुमा कुछ संरचनाएं दिखाई देती केंद्रिकाएँ कहते हैं। एक बात और है
ध्यान से मेरी बात समझिएगा, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये हमारी कोशिका का केंद्रक है और ये हमारी कोशिका है, कोशिका की भित्ति है। यानी इस यहाँ पर जो द्रव्य भरा होगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होगा उसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, है ना। इसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी इस यहाँ पर भी कुछ द्रव्य भरे होंगे, जहाँ मैं डॉट डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ द्रव्य भरे होंगे और केंद्रक के अंदर भी क्या होंगे, कुछ द्रव्य जरूर भरे होंगे। केंद्रक के अंदर भी कुछ द्रव्य भरे होंगे, यहाँ पर भरे होंगे कि नहीं। जब केंद्रक के अंदर भी कुछ द्रव्य भरे होंगे तथा यहाँ भी कुछ द्रव्य भरे होंगे, यानी कोशिका के अंदर, तो इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब होता ये है कि जो है दोनों जगहों पर द्रव्य, यहाँ भी द्रव्य है, यहाँ भी द्रव्य है ना, दोनों जगहों पर भरे हुए हैं। तो केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य दोनों मिला के जीव द्रव्य कहलाते हैं। यानी केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य के द्रव्य मतलब पदार्थ प्लस कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, जीव द्रव्य। यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है तथा कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है, दोनों मिलकर दोनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य किसे कहिए, आते समझते हैं। आइए, करा कि केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। अभी मैंने समझाया, केंद्रक के अंदर पाए जाने द्रव्य तथा कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य, इसके अंदर और इसके अंदर दोनों के अंदर पाए जाने द्रव्य को क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। शब्द सन 1839 ईस्वी में सर्वप्रथम पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो जीव द्रव्य शब्द का उपयोग को सर्वप्रथम किसने दिया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हेक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। हमारे जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीवन का भौतिक आधार जो है जीव द्रव्य है। ये किसने माना, हेक्सले ने। आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, बाहरी झिल्ली से घिरा रहता है। यूकार्योट्स में केंद्रक झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के मध्य का भाग होता है। इसकी परत लिपोप्रोटीन की बनी होती है तथा कोशिका द्रव्य में बहुत से अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण, जल तथा अकार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कोशिकांग और कराकी रिक्तिका तरल रूप से होते हैं, पाए जाते हैं। और फिर कहते हैं कोशिकांग। आइए कोशिकांग समझते हैं। कोशिकांग किसे कहते हैं, कोशिकांग यानी कोशिका के अंग को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। हम आपको एक एक कोशिकांग बहुत ही डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहला जो इसमें है प्रमुख कोशिकांग, कहा कि कुछ प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट भाग होते हैं, इन्हें कोशिकांग कहते हैं। कुछ कोशिकांग इस प्रकार से हैं, कुछ कोशिकांग इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले है अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसे। कहा कि यूकार्योटिक कोशिका में झिल्ली युक्त नलिका का बहुत बड़ा तंत्र पाया जाता है। यानी पूरी कोशिका में एक नलिका तंत्र पाया जाता है, नली तंत्र दौड़ा होता है, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली जैसी होती है, अर्थात वसा प्रोटीन की बनी होती है। आपसे प्रश्न पूछा गया था ना कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। जैसे मैं आप तक शेयर करता हूँ, आप भी सब तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये लंबी नलिकाओं की गोल थैली की तरह दिखाई देता है अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या है समझ लेते हैं। विभिन्न अणुओं के का कोशिका में विसरण, परासरण, कोशिका का विसरण तथा परासरण सक्रिय स्थानांतरण करना जो है किसका कार्य होता है, अंतर्द्रव्य जालिका। परासरण विसरण क्लास 12 के विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। परासरण में हमें जो है क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, यानी अर्धपारेगम में झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन विसरण में ऐसी किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इन करा कि इसकी कला पर अनेक एंजाइम उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये अनेक संश्लेषी उपापचयी क्रियाओं में भाग लेती है। कौन, अंतर्द्रव्य जालिका। आइए समझते हैं कोशिका कंकाल किसे कहते हैं।
कोशिका कंकाल कोशिकीय कंकाल सुकेंद्रीय कोशिका का कोशिका द्रव्य में प्रोटीन से बनी सूक्ष्म तंतुओं से नलिकाओं से विस्तृत जाल रहता है। जो कोशिकीय कंकाल है सुकेंद्रीय कोशिका यानी यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना, के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन की बनी सूक्ष्म तंतुओं तथा नलिकाओं के विस्तृत जाल होता है। कोशिका कंकाल 3 संरचनात्मक घटकों द्वारा निर्मित होता है। पहला इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, दूसरा सूक्ष्म तंतु होता है और तीसरा मध्यस्थ तंतु होता है। ठीक है, ये कोशिका कंकाल में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये कोशिका की आकृति को बनाए रखते हैं, संरचनात्मक ढांचे को बनाए रखते हैं। इस कारण से इन्हें क्या कहते हैं, कोशिका कंकाल कहते हैं। गाल्जी काय या गाल्जी बॉडी कोशिका, देखिए आजकल समय का थोड़ा अभाव है दोस्त और वीडियो जो है कम आ पा रही है, इस कारण से ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट होगा। और इसका सेकंड पार्ट जो है मैं आपको बहुत ही जल्दी जो है आज कल में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहा और सेकंड पार्ट अपकमिंग है, आने वाला है। और सेकंड पार्ट आगे आपको मिलेगा अगले सेशन में। तो पहले तो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, और बाकी बात है, किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट हो, किसी भी जो है टॉपिक को आपको समझना है या किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो, कोई भी अगर टॉपिक आपको नहीं आ रहा हो समझ में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको जो है हर टॉपिक से संबंधित जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि कंसेप्ट आपको बिल्कुल आसान होकर मिलेगा। कंसेप्ट आपको बहुत ही ज़्यादा क्या मिलेगा, ईजी बन के मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो रही वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।